गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं मृच्छकटिकम की एक व्याख्यान श्रृंखला को लेकर के। मित्रों, हम लोग चतुर्थ अंक के बचे हुए अंशों के ऊपर में विमर्श कर रहे हैं और यह अंश बेसिकली डेडिकेटेड है मदनिका और शर्विलक के प्रणय के बाद विवाह को। लेकिन उसके बाद एक नया कह सकते हैं कि एक क्रिएट हुआ है क्लाइमैक्स, एक नई दिशा आती है कहानी में, घटना में एक ट्विस्ट जिसे हम कहते हैं वो उत्पन्न होता है और शर्विलक के मित्र जो आर्यक है उनको बंदी बना लिया जाता है। इन सारे विषयों के बाद उसके अनंतर शर्विलक मदनिका को उनको अपने घर स्वजन के घर भेज करके इस कार्य में लीन हो जाता है और अपने प्रस्थान कर लेता है। दृश्य से उनका प्रस्थान है। इसी बीच जो चेट है वह वसंत सेना को आकर के सूचना देता है कि कोई ब्राह्मण आया है और वह ब्राह्मण जो है चारुदत्त के घर से आया हुआ है। तो स्वजन के घर से आने वाला हर व्यक्ति जो स्वजन का स्वजन होता है वो अपना भी स्वजन बन जाता है। इसलिए उस विदूषक के प्रति वसंत सेना के माध्यम से वसंत सेना के मन में एक आदर उत्पन्न होता है और ये कहानी फिर देखते हैं कि आगे कैसे चलती है। तो जब वसंत सेना को यह सूचना मिलती है तो वसंत सेना बड़ी ही अधिक प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहती है कि अहो रमणीयताद्य दिवसस्य, अर्थात अद्य आज इस दिन की सुंदरता। अब यह रमणीयता केवल प्राकृतिक सौंदर्य मात्र की बात नहीं है यहां पर, बल्कि इस रमणीयता का तात्पर्य यहां पर जैसे हम कहते हैं आम भाषा में कि आज का दिन बड़ा शुभ है, तो वो इस रमणीयता का जो निहितार्थ है, विशेषार्थ है, वह शुभ है। अर्थात आज का दिन बड़ा ही शुभ है, बहुत ही सुंदर है, फेवरेबल है, अपने अनुकूल है। तच्चेटी सादरम बंधुलेन सह प्रवेशय एनम, और वो चेटी से कहती है वसंत सेना कि आदर भाव से बंधुल के साथ उसका प्रवेश करवाओ। अब एक नया प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि ये नया कैरेक्टर कौन है बंधुल। यद्यपि इसकी चर्चा हमने प्रारंभ में भी की है किसी श्रृंखला में, लेकिन यहां पर हमें बंधुल शब्द के विषय में समझ लेना चाहिए। ये बंधुल कह सकते हैं कि गणिका गृह में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा समाज का सदस्य होता है जिसकी कोई पहचान नहीं होती, जिसका कोई आदर नहीं होता। ये एक उपेक्षित चरित्र है समाज का, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से होता है। कौन इनके पिता हैं, किसकी ये संतान है, इन सब की कोई जानकारी नहीं होती। इसी से हम अनुमान करते हैं, जैसा मैंने कहा, कि गणिका गृह पर रहने वाले ये कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, सोशल आइडेंटिटी नहीं होती। यद्यपि हम इस बंधुल के विषय में आगे आने वाले क्रम में जानेंगे कि ये बंधुल कौन होते हैं। बंधुल के साथ प्रवेश करने की आज्ञा चेटी को वसंत सेना देती है। चेटी निकल जाती है और उसके साथ ही विदूषक जो है बंधुल के साथ प्रवेश करता है। विदूषक का जो एक स्वभाव है वह स्वभाव आश्चर्यजनक स्वभाव होता है। मतलब वो बड़ा ही एक चंचल प्रकृति का व्यक्ति होता है, चरित्र होता है, जो कब कहां किस समय क्या बोल बैठे, उनका जो स्वभाव है, उनके अंतःकरण से निकलने वाली भावना कैसी होगी, वह अनिर्वर्णनीय है। और ये कल्पना भी करना मुश्किल होता है कि ये किस समय क्या कब बैठे और किस विषय का क्या अर्थ लेता है। विदूषक चेटी के साथ वसंत सेना के घर में प्रवेश कर रहा है। अब उस चेटी के साथ जो प्रवेश कर रहा है उसको किस प्रकार वो उसका अर्थ लेता है, ये जरा देखिए कि तपश्चरण क्लेश विनिर्जितेन राक्षस राजो रावण पुष्पकेन विमानेन गच्छति। कि भाई देखो, ये जो रावण थे, रावण राज,
जिसने कठोर तपस्या की और उस कठोर तपस्या से प्राप्त करने के बाद वह पुष्पक विमान से गमन करता है। दूसरे शब्दों में कि यदि कठोर तपस्या नहीं की होती तो राक्षस राज रावण पुष्पक विमान से गमन नहीं करता। लेकिन एक मेरा देखो, अहम पुनर्ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण ठहरा और अकृत तपश्चरण क्लेशोपि, तपस्या के कष्ट में तपस्या के कष्ट को सहे बिना, अर्थात तपस्या किए बिना नर नारी जने न गच्छामि, मेरे दोनों तरफ नर और नारी अर्थात मैं पुरुषों के साथ और स्त्रियों के साथ जा रहा हूं। अर्थात राक्षस ने जब इतना किया तब तो वह पुष्पक विमान से जाता है और मेरे जैसे व्यक्ति को देखे कि बिना किसी कारण से मैं इतने सारे लोगों के साथ चल रहा हूं। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी वो देखने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति का जो आत्मविश्वास और जो एक कॉम्प्लेक्स है, हर व्यक्ति उस कॉम्प्लेक्स की व्याख्या अपने ढंग से करता है। एक सामान्य व्यक्ति भी यह कहता पाया जाता कि मैंने इतना विशाल कर्तव्य किया, वो एक आइडेंटिटी वहां अपनी बनाने की कोशिश करता है। तो विदूषक मानो अपने इस डायलॉग से अपनी आइडेंटिटी को हमारे सामने रख रहा है कि देखो बिना कुछ किए हुए मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं। लेकिन इस सबसे एक और उस मिथ की ओर संकेत मिलता है, ये जरा ध्यातव्य है। मिथ मैंने इसलिए कहा, यह मिथ है पुष्पक विमान का। निरंतर हम इस विमर्श में लगे रहते हैं, हमारे यहां चर्चा आती है, आशयशवात हमें रटा दिया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, राइट बंधु ने किया। उसके बाद एक जब राजनीतिक स्थिति परिस्थिति परिवर्तित होती है तो हम यह कहना प्रारंभ करते हैं कि नहीं, राइट ब्रदर्स से पहले हमने भारतवर्ष में विमान उड़ाया और महाराष्ट्र के उस प्रथम व्यक्ति का नाम इसके साथ जोड़ा जाता है जिसने पहली बार उस जुहू बीच पर विमान उड़ाया था। लेकिन हमारा समस्त साहित्य इन दोनों अभिज्ञानों से दूर एक ऐसे विमान की परिकल्पना करता है जो प्रायशः सारे साहित्य, सारे ग्रंथों में वर्णित मिलता है। हम यहां मृच्छकटिकम में पुष्पक विमान की चर्चा पाते हैं। ठीक है कि इस काल में पुष्पक विमान का दर्शन किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन पुष्पक विमान चर्चा में है। इससे पूर्व महाकवि कालिदास रघुवंश के 13 सर्ग में इस विमान का उल्लेख करते हैं और श्रीलंका से श्री राम अयोध्या आते हैं तो उस पुष्पक विमान से आते हैं जिसके माध्यम से समुद्र वर्णन हमें प्राप्त होता है। क्या यह केवल कल्पना मात्र है, जबकि वाल्मीकि रामायण में पूरी तरह से इसका विवरण उल्लेख प्राप्त होता है? कहीं ना कहीं यह हमारा एक कह सकते हैं कि आध्यात्मिक हमारी न्यूनता रही है, अकादमिक न्यूनता रही है, जिसमें कि हमने इस विषय को, इस विज्ञान को समाज के सामने स्थापित करने में एक दारिद्र्य का, वैचारिक दारिद्र्य का संकेत दिया है। अन्यथा अगर इस पर विमर्श किया जाए तो किसी भी प्रकार से यह डिनायल की स्थिति नहीं आती कि समाज में विमान नहीं रहा होगा। और यदि नहीं रहा है तो फिर हमें उसकी परिकल्पना को सलाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि किस प्रकार वे ऊपर से यात्रा करते हुए नीचे जो समुद्र की वस्तुओं का वर्णन है, ठीक उसी प्रकार का वर्णन है जिस प्रकार हम आप आजकल जब वायुयान से गमन करते हैं और नीचे जो वस्तु दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार का वर्णन महाकवि कालिदास रघुवंश के 13 सर्ग में करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा अवांतर हुआ विषय से, लेकिन इस पुष्पक विमान के प्रयोग को हमें समझना चाहिए कि समाज के लोगों के द्वारा यह स्वीकृत है विमान, जिस विमान को हमें एक केवल कवि कल्पना के मात्र में छोड़ दिया गया है। अस्तु, तो विदूषक के इस प्रसंग को हम पढ़ रहे हैं और विदूषक के प्रसंग को पढ़ने के अनंतर अब वो चल रहा है, चेटी आती है, कहती है प्रेक्षताम आर्यः अस्मदीय गेह द्वारम। आर्य यानी हे आर्य विदूषक, अस्मदीय गेह द्वारम, गेह गृह घर, द्वार यानी गेट, जिसको हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहते हैं किसी भी हाउस का। आर्य देखिए, ये हमारे घर का प्रवेश द्वार है।
अब यहीं से जो आगे का जो वर्णन होगा, उस वर्णन के विस्तार का काव्य के घटना पक्ष पर, नाटक पक्ष, नाटक की घटनाओं के ऊपर विस्तार में कोई प्रभाव नहीं है। अर्थात अगर इस प्रसंग को हम निकाल भी देते हैं अपने काव्य से, तो मैं नहीं समझता हूं कि घटना में किसी प्रकार की हीनता या किसी प्रकार का न्यूनता आएगी। लेकिन जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि काव्य शास्त्र का निर्देश या कवि जो एक कार्य होता है, वे अपने साथ समग्रता को लेकर के चलता है और तब जाकर के उस काल को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां हम वसंत सेना के वैभव पूर्ण उस विशाल भवन का अब डिस्क्रिप्शन पाएंगे। एक ऐसे स्थापत्य, रहन सहन का एक ऐसा उच्च स्तर हम प्राप्त करेंगे जो एक गणिका अपने जीवन में इतने अधिक भौतिक संपत्ति की स्वामिनी है, वह आश्चर्यजनक है। मित्रों, हम अपने साहित्य में तो ऐसा वर्णन पाते हैं कि ऐसा भवन, ऐसा विशाल घर, अट्टालिकाएं, हर्म्य, प्रासाद, भवन, कोठरी आदि ऐसी चीजों का उल्लेख पाते हैं। लेकिन दुखद यह है कि हमारे पास इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं होने के कारण इसे केवल कवि कल्पना मात्र बना दिया जाता है। लेकिन क्या कवि कल्पना भी इतनी सजीव हो सकती है जिसमें कि एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का चित्रण वहां पर हो रहा है, उसका विवरण और विश्लेषण दिया जा रहा है। और यह भी नहीं, अभी हम देखेंगे कि वसंत सेना के 8 कोठरियों का वर्णन है। यानी जो जो घर है वसंत सेना का, जो रेसिडेंस है, उस रेसिडेंस में 8 कोठरी हैं, 8 रूम, 8 कमरे, और हर कमरे की अपनी अलग विशेषता है। एक रीडिंग रूम है, एक डाइनिंग रूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक पशु पक्षियों, पेट्स के रहने की जगह है। अर्थात उस काल के लोग कितने शौकीन होते थे। और ध्यान रखेंगे, ये आम जन में आती है वसंत सेना, विशिष्ट जन में नहीं आती। अर्थात उस काल की गणिकाएं कितनी अधिक धनवती होती थी कि ऐसा विशाल महल का उन्होंने निर्माण किया है। कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं। मैं अभी इससे पूर्व की वसंत सेना के इस गृह के एक एक कोठरी, अभी तो केवल गृह द्वार की चर्चा है कि जो गेट है जिसमें एंटर करते हैं लोग, उसका केवल वर्णन है। और देखेंगे कि विदूषक जैसे ही देखता है उसे अवलोक्य सविस्मयम, आश्चर्यचकित हो जाता है देख करके। और आश्चर्यचकित भी देख करके देखेंगे कि पहला शब्द है अहो, और ये जो अहो है ये आश्चर्य का द्योतक होता है, ये एक विस्मय है, प्रसन्नता है। किसी भी वस्तु को देख करके जो प्रसन्नता की स्थिति होती है, तो विदूषक जब उस प्रवेश द्वार मात्र को देखता है, ध्यान रहे अभी वह घर में प्रवेश नहीं किया है अभी गेट पर ही है, देहली पर ही है, और देखते ही उसके कह सकते हैं कि एक आश्चर्यवाचक शब्द निकलता है। यह पूरा का पूरा एक वाक्य है, और उस वाक्य में आप पाएंगे कि आप देखें जो ये जो स्लाइड्स है, इस स्लाइड्स के जो नीचे से तीसरी पंक्ति है, इस तीसरी पंक्ति का आखिरी शब्द मिलेगा वसंत सेना। और उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए उस वाक्य को कि वसंत सेना भवन द्वारस्य सश्रीकता, अर्थात वसंत सेना के भवन के द्वार की शोभा, सुंदरता। अहो से लेंगे आश्चर्य है कि वसंत सेना के घर के द्वार की ऐसी सुंदरता है। अब ये सुंदरता जो है, यहां जो वसंत सेना भवन द्वारस्य, जो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यही आगे जितने भी सारे विशेषण हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन के, वे सारे के सारे विशेषण इस वसंत सेना भवन द्वारस्य का होगा। यानी वसंत सेना का भवन द्वार कैसा है, तो देखिए इसमें आपको प्राप्त होगा, कहते हैं सलिल सिक्त मार्जित कृत हरितोपलेपनस्य। शब्द ले लेते हैं, सलिल यानी जल, सिक्त अर्थात छिड़काव किया हुआ, यानी जल के छिड़काव से युक्त, मार्जित कृत मॉपिंग, सफाई, पोछा लगाना जिसे कहते हैं आज की भाषा में, झाड़ू देना, अर्थात साफ किए गए, सम्मार्जन किए गए, हरितोपलेपनस्य, हरे रंग के लेपन से युक्त वसंत सेना के घर की शोभा
आश्चर्यजनक है। देखिए अभी ग्रेजुअली एक एक चीज का वर्णन हो रहा है। तो सबसे पहली नजर गई कि हो सकता है कि नीचे वॉल दीवार या जो गेट है, गेट के सामने बहुत बड़ी सुंदरता से सफाई की गई होगी, पानी का छिड़काव होगा और उपलेपन किया गया होगा। आज भी आप अपने ग्रामीण परिवेश में देखेंगे जहां पर मिट्टी है, जहां फर्श फ्लोर जो टाइल्स या पत्थर के फर्श नहीं बने होते, वहां आज भी लोग लिपाई करते हैं, या तो चिकनी मिट्टी से या गाय के गोबर से, और लिपाई करके उस पर कोई रंग कोई चित्र आकृति बना देते हैं। अस्तु यहां पर इसी प्रकार से वह उपलेपन किया गया है, अर्थात लिपा हुआ प्रदेश है। अभी केवल वसंत सेना के घर के प्रवेश द्वार के पास खड़ा है। फिर आगे देखिए कह रहा है, विविध सुगंधित कुसुमोपहार चित्र लिखित भूमि भागस्य। भूमि भाग्य यानी भूमि का प्रदेश, अर्थात जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का जो चौखट है, उस चौखट का जो हिस्सा है, जो जमीन का प्रदेश है, भूमि भाग है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है। तो विविध सुगंधि, विभिन्न प्रकार की सुगंधि वाले कुसुमोपहार, आने गए पुष्पों से, लाए गए पुष्पों से चित्र लिखित भूमि भागस्य, मानो उस भूमि प्रदेश पे चित्र लिखित किया गया हो। पुष्पों से चित्र लिखित, रंगोली बनाना। अब देखिए हम अपने घर द्वार को सजाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो हमारे स्टूडेंट्स वहां पे रंगोली बनाती हैं, अल्पनाएं बनाते हैं। तो मानो इसी प्रकार, यद्यपि समास लंबा है, शब्द लंबा है, विविध सुगंधि कुसुमोपहार चित्र लिखित भूमि भागस्य, लेकिन इसका केवल अर्थ यह होगा कि वसंत सेना के गृह द्वार के समीप का जो जमीन का हिस्सा, भूमि का प्रदेश है, उसके ऊपर विविध प्रकार के सुगंधित कुसुमों से चित्रलेख किया गया है, अर्थात अल्पनाएं बनाई गई हैं, रंगोली बनाई गई हैं। गेट की बात है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि वसंत सेना को मालूम है कि आज कोई अतिथि आने वाले हैं, इसलिए सारी चीजों को साफ सफाई किया जाए। हम इसे जनरल टर्म में लेंगे कि प्रतिदिन इस प्रकार की व्यवस्था होगी। अगला शब्द देखिए, गगनावलोकन कौतूहल दूरो नमित शीर्षस्य। गगनावलोकन कौतूहल। अब देखिए, गगन आकाश को देखने की जो उत्सुकता है, उस उत्सुकता से जो युक्त जब हम दूर से ही अपना माथा उठा करके देखते हैं, अर्थात किसी ऊंची इमारत को, किसी स्तंभ को, किसी विशाल भवन को, और आज के संदर्भ में जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, हम उनको जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं? सिर उन्नमित करके, यानी अपने माथा को ऊपर की ओर उठा करके, ललाट को ऊपर की ओर करके, तभी हमारी आंखें वहां तक देख पाती हैं। तो मानो कवि की कल्पना है कि इनका प्रवेश द्वार जो है गृह का, वसंत सेना के घर के प्रवेश द्वार की सुंदरता इतनी सुंदर है, या ये इतना ऊंचा है कि व्यक्ति जैसे मानो आकाश की ओर सिर ऊंचा करके उस प्रवेश द्वार को देख रहा हो। सामान्य शब्द में गगन चुंबी इमारत रही होगी, तभी इस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे लीजिए कि दोलाय मानावलंबित रावत हस्त भ्रमागत मल्लिका दाम गुणगान गुणालंकृतस्य। पहले दो शब्द को मैं क्लियर कर दूं। यहां पर एक जगह आपको तैरावत शब्द दिख रहा होगा, इसे हम संधि विच्छेद से जब तोड़ते हैं तो ऐरावत शब्द बनता है। तो ऐरावत हम आप सभी जानते हैं कि इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। सामान्य हम यहां पर हाथी अर्थ लेंगे, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जगह पे पाठ भेद में ऐरावण भी प्राप्त होता है। उस ऐरावण का भी संबंध में अभी आप लोगों के साथ जोड़ूंगा। फिर है भ्रमागत, तो कहीं कहीं यह पाठ भेद में भ्रमायित शब्द भी प्राप्त होता है।
मैंने जो यहां पर टेक्स्ट लिया है इसीलिए उसका करेक्शन दे दिया ताकि आप उसे रिलेट कर सके। अर्थ लेने में, अर्थावबोध में दोनों शब्द के अंतर में कोई विशेष प्रकार का अंतर प्राप्त नहीं होता। अस्तु, कह रहे दोलायमानावलंबित लंबित ऐरावत हस्त। पहले यहां तक शब्द को ले लेते हैं। ऐरावत हस्त, ऐरावत यानी हाथी, हाथी का हस्त, हस्त यानी हाथ। ऐरावत के तो हाथ नहीं होते, लेकिन ऐरावत के जो सूंड होते हैं उन्हीं को हाथ यहां पर समझा गया है। अब क्या होता है कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि आकृतियों में जब हाथी के सिर को बना करके प्रस्तुत किया जाता है तो उनके दोनों दांत निकले होते हैं और उनका सिर जो सूंड है वो पीछे की ओर करके और कर्व बना रहता है ऐसे। तो कहते हैं कि दोलायमान, हिलते हुए, हिलने के कारण, अवलंबित जो लटकाए गए, ऐरावत हस्त अर्थात ऐरावत के सूर में भ्रमायित, भ्रम को उत्पन्न करने वाले, मल्लिका दाम, मल्लिका एक विशिष्ट पुष्प है, तो मल्लिका दाम गुणालंकृतस्य अर्थात मल्लिका पुष्प के माला की पंक्तियों से अलंकृत यह वसंत सेना के घर का प्रवेश द्वार कितना सुंदर है, आश्चर्य है। अब इसको सरल भाषा में समझें। ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के दोनों ओर या किसी जगह पे हाथी के गर्दन की आकृति टंगी होगी, उनके पुष्प में मल्लिका पुष्प की माला टांग दी गई होगी, हर जगह पुष्पों की माला से सजाया गया होगा। और चूंकि ये श्वेत पुष्प है तो इसलिए हो सकता है इसके साथ और संबंध बनाते हुए और उनके हिल, जो हवा के झोंकों में जो हिल रहे हैं वो पुष्प, उनका सौंदर्य यहां पर दिखाया गया है। सामान्य भाषा में वसंत सेना के गृह द्वार के बाहर हाथी के सिर के जो सूंड है उसमें ये मल्लिका के पुष्पों की माला टंगी हुई है। आगे, समुच्छ्रित दंति दंत तोरणावभासितस्य, और ऊंचे दंति दंत, दंति का मतलब होता है दांत होते जिसके, अर्थात हाथी। दंतः अस्यास्तीति दंति, तो दंति का अर्थ है यहां पर हाथी, और दंति दंत यानी हाथी के दांत, अर्थात बाहर निकले हुए ऊंचे जो हाथी के दांत है वे हाथी के दांत मानो तोरण द्वार की तरह सुशोभित हो रहा है। तो ऐसे तोरण, हाथियों के दांत वाले तोरण द्वार की तरह सुशोभित होने वाला यह वसंत सेना के प्रवेश द्वार है। और इसकी जो सश्रीकता है, इसकी जो शोभा है, इसकी जो सुंदरता है वो आश्चर्यजनक है। महारत्नोपरागोपशोभिना, महारत्न बहुमूल्य रत्न, उपराग उनकी लालिमा से शोभित, अर्थात रंग बिरंगे बहुमूल्य रत्न आदि दीवाल में खचित होंगे और उन दीवाल में खचित होने से जो उत्पन्न शोभा वाले, और उसमें पवन बलांदोलन, जो पवन बल, पवन हवा, बल हवा के झोंकों से आंदोलन, हिलते हुए, चलत ललत चलाग्रह हस्तेन, चलाग्र हस्तेन। अब कह रहे हैं कि उस पवन हवा के झोंकों से हिलने वाले अग्रहस्त वाले, अब क्या हो रहा है कि जो हाथी पे लटके हुए हैं, सूंड पे लटके हुए पुष्पों की पंक्ति है, या हवा के झोंकों से जो हिलने वाले वहां पर चीजें हैं, वो हवा के झोंकों से हिलते हैं, तो मानो कवि ने वहां पर कल्पना कर दी, इत एहि, इधर की ओर आओ, अर्थात मानो वसंत सेना के गृह द्वार पर लटके हुए हाथियों के सूंड में जो पुष्पों की पंक्ति है, या जो हिलने वाले जो अलग अलग वस्तुएं टंगे हुए हैं, उनके उस हिलते लह रहने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह द्वार कह रहा है कि इधर ही आओ, इधर ही आओ, मानो वह डायरेक्शन दे रहा हो कि यही प्रवेश द्वार हो। इति व्यवहारता, आगे आएगा वाक्य व्यवहारता शब्द, लेकिन मैं पीछे जा रहा हूं ऐरावत शब्द पे, जहां पर मैंने कहा था ऐरावण का भी प्रयोग है। ऐरावण का प्रयोग इसलिए मैं एक विशेष सूचना देता हूं
कि अगर आप थाईलैंड बैंकॉक जाते हैं तो वहां पर आपको जो सबसे ज्यादा मंदिर और मंदिर में जो सबसे ज्यादा मूर्तियां प्राप्त होती हैं वह हाथियों की, और वहां पर उन हाथियों को ऐरावण कहा जाता है। ऐरावण, ऐरावत, ऐरावण, देखिए दोनों शब्द, वहां पर ऐरावण ही कहा जाता है। और जो कई सारे ऐसे टेक्स्ट है जिस टेक्स्ट में ऐरावत की जगह पर ऐरावण ही लिखा प्राप्त होता है, लेकिन दोनों अर्थों में वह हाथी का द्योतक है। जिस थाईलैंड की मैंने बात की वहां का जो राष्ट्रीय पशु है वह हाथी है, और इसीलिए वहां पर आप मंदिरों में ऐरावण अर्थात उस हाथी की मूर्तियां अधिक संख्या में देख पाते हैं। अस्तु, तो जो हमने यहां भी कहा था एक कल्पना की थी, और इस प्रकार की कल्पना कोई नवीन कल्पना नहीं है मृच्छकटिकमकार की। क्यों? क्योंकि ऐसी कल्पनाएं अन्यत्र भी हमें प्राप्त होती है कि हिलने वाले वस्तुओं को देखते हुए हम कहते हैं कि मानो मेरी ओर इशारा कर रहा है कि आओ। और महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में, और साथ ही महाकवि कालिदास के ही आप देखें कि अन्य जो रघुवंशम का जो पद्य है हम उनमें भी पाते हैं 13 सर्ग में कि वहां के जो पेड़ के पत्ते हैं वो हिला करके मानो उधर की ओर इशारा कर रहे हैं कि सीता इसी ओर गई है। तो इस तरह के कई प्रकार के वर्णन होते हैं हिलने वालों में से, जो कोई पत्ते हिलते हैं या पुष्प हिलते हैं, पुष्पों की माला हिलते हैं, तो कवियों की उसमें एक कल्पना हो जाती है कि कोई संकेत है कि मानो या प्रकृति भी हमें मार्ग निर्देश दे रही है। तो यहां पर भी कवि ने यह कहा है कि इत एहि इति व्यवहरता इव, इव यानी मानो, ये जो प्रवेश द्वार है वो मेरे से ऐसा कह रहा हो कि इत एहि, इधर की ओर ही आओ, इस मार्ग से आओ। खैर माम, मुझको ये निर्देश दे रहा है। सौभाग्य पताका निवहनेन उपशोभितस्य, पुनः ये वासवदत्ता जो गेह द्वारस्य है उसका विशेषण आ गया, और ये विशेषण अभी कंटिन्यूड होगा। कई समय तो ये सारे विशेषण ऐसा लगता है कि जैसे रिपीटेशंस हों, लेकिन हम रिपीटेशन से हैं या जो है वो अलग विषय है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, दो दृष्टि, एक दृष्टि कि कवि ने किस प्रकार से की सूक्ष्मता से ऐसी कल्पना की है, एक स्थापत्य की, एक विशाल भवन की परिकल्पना की है, और उस कल्पना में हर एक छोटी छोटी चीजों का हमारे सामने विश्लेषण दिया है। और दूसरी ओर कि यदि उस काल में इस प्रकार के स्थापत्य पाए जाते हैं तो उस काल के लोगों की जीवन शैली, उस काल के लोगों की समृद्धि और उस काल के लोगों का जो जीवन व्यापार है उसके ऊपर इसका पर्याप्त प्रभाव हमें दिखता है इस संवाद का। इस नहीं, ऐसे कई संवाद अभी आएंगे। 8-9 प्रवेश जो घर है ये घर में प्रवेश करेंगे और सारे घरों का इसी तरह से वर्णन मिलेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, सौभाग्य पताका निबहेन उपशोभितस्य। हम लोग जब घर द्वार कोई उत्सव त्योहार होता है तो उस समय हम पताका आदि टांगते हैं, तोरण द्वार आदि लगाते हैं, उसमें पत्ते टांगते हैं। तो यहां उसी का वर्णन हो रहा है कि सौभाग्य पताका निवहेन, अर्थात सौभाग्य पताका से, ऐसे भाग्यदायी पताकाओं के समूह से ये जो प्रवेश द्वार है, हो सकता है कि प्रवेश द्वार के ऊपर में वो पताकाएं टंगी हुई हो, तो उनका ये वर्णन है कि उनसे उपशोभित, अर्थात उनसे सुशोभित। आगे आ रहा है, तोरण धरण स्तंभ वेदिका निक्षिप्त समुल्लसद हरित चूत पल्लव ललाम स्फटिक मंगल कलशाभिरामो भया पार्श्वस्य। पूरा का पूरा एक बहुत ही विशाल, एक लंबा शब्द है, एक पूर्ण सामासिक शब्द है। एक बार फिर से इसे पढ़ लें कि तोरण धरण स्तंभ वेदिका निक्षिप्त समुल्लसद हरित चूत पल्लव ललाम स्फटिक मंगल कलशाभिरामो भय पार्श्वस्य। अब इसको समझिए, तोरण धरण, तोरण को धारण करने वाले जो स्तंभ हैं, खंभे, लंबे लंबे खंभे लगे होंगे गेट पर, उस तोरण आदि टंगे होंगे। तो तोरण को धारण करने वाले जो स्तंभ की वेदिका है, वेदिका यानी चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर निक्षिप्त रखे गए, डाले गए, फेंके गए, समुल्लसत, अत्यंत देदीप्यमान, अत्यंत चाकचिक्य से युक्त, हरित चूत पल्लव, हरित यानी हरे रंग वाले, चूत का मतलब आम, पल्लव का मतलब
पल्लव, आम के पल्लव, यानी हरे रंग के जो आम के पल्लव हैं, उन हरे रंग के आम के पल्लवों से सुशोभित स्फटिक मंगल कलशाभिः, उस स्फटिक से युक्त जो मंगल कलश है। अब देखिए यहीं पर अंतर आता है। हमारे लिए आज इस समाज में मंगल कलश का मतलब होता है कि मिट्टी के घड़े से बना हुआ या पीतल से बना हुआ घड़ा, या जिनके पास जो सामर्थ्य है सोने चांदी आदि के बने हुए घड़े। यहां पर हम स्फटिक से बने हुए घड़े की चर्चा पा रहे हैं कि स्फटिक मंगल कलशाभिराम, अर्थात स्फटिक निर्मित मंगल कलश से जो सुंदर उभय पार्श्वस्य, दोनों किनारा जो है वह दिख रहा है। अब उभय पार्श्व को भी समझ लीजिए कि जिस गृह में हम प्रवेश करते हैं उनके दो किनारे हैं, दो चौखट हैं, तो मानो इन दोनों चौखट के पास स्फटिक के मंगल कलश, स्फटिक का कलश होगा जिसमें जल होंगे, उसके ऊपर आम्र के पल्लव होंगे। आम्र के पल्लव के साथ साथ वो क्या है कि वहां जो स्तंभ है, स्तंभ की वेदिका पर यह रखा गया होगा मंगल कलश। तो ऐसे मंगल कलश से दोनों साइड, दोनों पार्श्व की सुंदरता से युक्त वसंत सेना का भवन द्वार। मित्रों, ये जो डिस्क्रिप्शन है उस केवल अभी गेट का डिस्क्रिप्शन चल रहा है और यह खत्म नहीं हुआ है। हम इस डिस्क्रिप्शन को आगे भी आपके सामने, इस सौंदर्य वर्णन को आगे भी आपके सामने हम रखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।